क्या भारत में धन का असमान वितरण ब्रिटिश काल से भी बदतर है या पश्चिम की भारत विरोधी मानसिकता का एक और झूठ है? यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। टाइम पत्रिका ने भारत में असमानता को लेकर एक अतार्किक दावा प्रस्तुत करने के लिए आस्था राजवंशी, जो केवल एक बिकाऊ ब्राउन सिपाही है, को नियुक्त किया है। उनका कहना है कि वर्तमान में भारत में आय असमानता ब्रिटिश शासन के समय से भी अधिक है। यद्यपि आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की भयावहता से तुलना करना भारत की इस दिशा में की गई प्रगति को नकारता है। हाल ही में टाइम पत्रिका के एक लेख में यह सनसनीखेज दावा किया गया है कि भारत में आय असमानता अब ब्रिटिश शासन के समय की तुलना में अधिक है। इस लेख में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के एक नए अध्ययन का हवाला दिया गया है। भारत के अमीर और गरीब के बीच की खाई अब इतनी व्यापक हो गई है कि कुछ मानकों के अनुसार ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन के दौरान आय का वितरण अधिक समान था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का बिलियनियर राज, जो आधुनिक बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में है, उपनिवेशीय ब्रिटिश राज की तुलना में अधिक असमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय असमानता अब दुनिया में सबसे अधिक है और यह अमेरिका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भी अधिक गंभीर है। यह दावा जितना उत्तेजक प्रतीत होता है, उतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है। क्या यह दावा वास्तव में सटीक है? और भारत में असमानता की वर्तमान स्थिति को व्यापक ऐतिहासिक और भूराजनीतिक संदर्भ में कैसे समझा जाना चाहिए? सबसे पहले इस दावे के स्रोत पर ध्यान देना आवश्यक है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब एक पेरिस स्थित संगठन है, जिसे बर्कले विश्वविद्यालय, स्लोन फाउंडेशन और CIA समर्थित फोर्ड फाउंडेशन जैसे वामपंथी संगठनों द्वारा वित्तपोषित किया गया है। टाइम एक अमेरिकी मीडिया संस्थान है, जिसे कई लोग पश्चिमी मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा मानते हैं और जो अपने विशिष्ट एजेंडा प्रेरित पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। मुख्यधारा मीडिया द्वारा भारत के राजनीतिक नेतृत्व, विशेषकर 2014 में हिंदू राष्ट्रवादियों के सत्ता में आने के बाद से की लगातार आलोचना इस तथ्य को उजागर करती है कि ऐसे स्रोतों से आने वाले किसी भी बयान को अत्यधिक सावधानी और विवेक के साथ देखा जाना चाहिए। यह एक परिचित पैटर्न है। अक्सर पश्चिमी मीडिया भारत पर अधिनायकवाद, फांसीवाद और बढ़ती असमानता का आरोप लगाता है, जबकि व्यापक आर्थिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है। यह भी आवश्यक है कि पश्चिमी मीडिया के गहराई से जड़ित पूर्वाग्रह को समझा जाए, विशेष रूप से भारत, रूस और चीन जैसे देशों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में। ये माध्यम नकारात्मक खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति रखते हैं और गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों पर असंतुलित और एकतरफा ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे में पश्चिमी मीडिया से आने वाले किसी भी बयान को अत्यधिक सतर्कता और गंभीर जांच के साथ लेना चाहिए। यदि यह अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, तो इन कथाओं के पीछे की प्रेरणाओं पर सवाल क्यों न उठाया जाए? आधुनिक भारत की ब्रिटिश राज से भ्रमिक तुलना। ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन के दौरान भारत को अत्यधिक कष्ट सहने पड़े। ब्रिटिश नीतियों ने स्थानीय आबादी को व्यवस्थित रूप से गरीबी में धकेल दिया। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा मात्र 32 वर्ष थी, जो इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिश शासन के तहत जीवन वस्तुतः एक मृत्युदंड जैसा था। तुलना के लिए आज भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 71 वर्ष है। यह तथ्य स्वयं इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत ने अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में कितनी प्रगति की है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के दौरान भारत को 32 बड़े अकालों का सामना करना पड़ा, जबकि इससे पहले के 2000 वर्षों में केवल 17 अकाल हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों ने अनुमानित 10 से 16.5 करोड़ भारतीयों की मौत में योगदान दिया।
ये मौतें उन अकालों के कारण हुई जिन्हें उपनिवेशीय नीतियों ने उत्पन्न और गंभीर बना दिया। ये नीतियां संसाधनों के शोषण के उद्देश्य से बनाई गई थीं। ये अकाल डार्विनवादी नीतियों का हिस्सा थे, जिनका उद्देश्य भारत की जनसंख्या को कम करना और इसे ब्रिटिश उपनिवेशों के लिए उपयुक्त बनाना था। ये घटनाएं केवल खराब शासन का परिणाम नहीं थीं, यह आर्थिक शोषण और जनसंख्या नियंत्रण का एक सुनियोजित स्वरूप था। ब्रिटिश साम्राज्य ने उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एबोरिजिनल्स और न्यूजीलैंड माओरी की स्थानीय आबादी को लगभग समाप्त कर दिया था। हालांकि पूर्ण नरसंहार नेपोलियन युद्धों और दोनों विश्व युद्धों के कारण बाधित हो गया, जब ब्रिटिशों को अपने सैनिकों को यूरोप भेजना पड़ा। तो क्या वास्तव में आधुनिक भारत में आर्थिक असमानता की तुलना ब्रिटिश शासन की क्रूर और नरसंहारक असमानता से की जा सकती है? कष्टों और राज्य प्रायोजित कठिनाइयों के संदर्भ में इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। भारत में आय असमानता का मुद्दा। भारत में आय असमानता निस्संदेह एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे उतना सरल नहीं समझा जा सकता जितना कि टाइम इसे प्रस्तुत करता है। असमानता हर देश में पाई जाती है, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो, यूनाइटेड किंगडम हो या फ्रांस। भारत भी इस नियम का अपवाद नहीं है। हालांकि यहां ब्रिटिश उपनिवेशवाद से तुलना करना अनुचित और भ्रामक है। आज का भारत एक स्थिर समाज नहीं है। यह सच है कि अमीर और अधिक समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन गरीब भी धीरे धीरे अपनी गरीबी से उभर रहे हैं। 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद लाखों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है और पूर्ण गरीबी के स्तर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2004 से 2019 के बीच भारत ने अपनी गरीबी दर में 12% की कमी की है, जिससे 10 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वास्तव में देश ने लगभग चरम गरीबी को समाप्त कर दिया है और उपभोग असमानता को पिछले 40 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर ला दिया है। इसके अतिरिक्त भारत ने गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कई सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू की हैं। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त आवास और खाद्यान्न और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएं शामिल हैं, जो 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। यह कहना नहीं है कि भारत समस्याओं से मुक्त है। देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अभी भी आदर्श से बहुत दूर हैं और आय असमानता, विशेषकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि भारत ने अपने नागरिकों, विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक सीढ़ी के निचले हिस्से पर रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह प्रगति ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन के दौरान झेली गई पीड़ा और वंचना की तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण और अलग है। भारतीय अरबपतियों की भूमिका। भारत के तेजी से उभरते अरबपतियों के वर्ग की भूमिका को नजरअंदाज करना अनुचित होगा। टाइम ने इस नए धन संचय को बढ़ती असमानता का प्रतीक मानते हुए आलोचना की है, लेकिन यह दृष्टिकोण अक्सर इन अरबपतियों की आर्थिक विकास में योगदान की अनदेखी करता है। पश्चिमी मॉडल के विपरीत, जहां अरबपति उत्पादन कार्य चीन स्थानांतरित कर देते हैं और अपने अधिकांश लाभ मकाओ या बहामास जैसे करस्वर्गों में छिपा देते हैं, भारतीय अरबपति स्थानीय अर्थव्यवस्था में पुनर्निवेश करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हैं। यह पुनर्निवेश बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और जीवन स्तर को सुधारने में सहायक है। प्रमुख भारतीय कंपनियां रोजगार के अवसर प्रदान कर और लाखों लोगों के जीवन स्तर को सुधारकर एक मजबूत मध्यम वर्ग के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। दिवंगत धीरूभाई अंबानी,
रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक का उदाहरण लें। कंपनी की वार्षिक शेयरधारकों की बैठक मुंबई के एक खेल स्टेडियम में आयोजित की जाती थी, जिसमें हजारों मध्यम वर्ग के शेयरधारक भाग लेते थे। 2020 में कंपनी की पहली वर्चुअल शेयरधारकों की बैठक में 48 देशों के 550 शहरों से 3,20,000 शेयरधारकों ने भाग लिया। इन नए मध्यम वर्ग के निवेशकों में से कई केवल संपन्न अभिजात वर्ग के लोग नहीं हैं, बल्कि साधारण भारतीय हैं, जिन्हें अब पूंजी बाजार और संपत्ति निर्माण के वे अवसर प्राप्त हो रहे हैं जो कुछ दशक पहले तक अकल्पनीय थे। आस्था राजवंशी और टाइम के लेख में छुपी राजनीति। अब आइए टाइम की रिपोर्टिंग के पीछे की राजनीति का विश्लेषण करें। यह लेख भारतीय मूल की आस्था राजवंशी द्वारा लिखा गया है, जो अपने पश्चिमी मालिकों के लिए इस प्रकार के आलोचनात्मक लेख लिखने के लिए जानी जाती हैं। राजवंशी का यह दावा कि असमानता में वृद्धि विशेष रूप से 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से स्पष्ट हुई है। यह संकेत देता है कि भाजपा शासन और बढ़ती असमानता के बीच एक कारणात्मक संबंध है। हालांकि यह सच है कि भारत के आर्थिक सुधार और राजनीतिक केंद्रीकरण भाजपा के नेतृत्व में हुए हैं, लेकिन बढ़ती असमानता के लिए केवल सरकार को दोष देना एकदम बचपना और सरलीकृत दृष्टिकोण है। असमानता एक जटिल समस्या है, जिसमें कई कारक शामिल हैं, जैसे वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियां, तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और भारत की ऐतिहासिक चुनौतियां। बिलियनेयर राज का उदय एक वैश्विक परिघटना है। जबकि भाजपा ने आर्थिक विकास के एक युग में नेतृत्व किया है, भारत की संपूर्ण असमानता को केवल एक राजनीतिक एजेंडे तक सीमित करना तर्कहीन है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि इस आलोचना के पीछे एक गहन राजनीतिक उद्देश्य निहित है। पश्चिमी मीडिया के कुछ वर्ग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा को कमजोर करने के प्रयासों में संलग्न प्रतीत होते हैं और नियमित रूप से उन्हें अधिनायकवादी और अलोकतांत्रिक के रूप में चित्रित करते हैं। असमानता को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करते हुए ये माध्यम वर्तमान सरकार की वैधता को चुनौती देने और संभावित राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। राजवंशी जैसे व्यक्तियों को आधुनिक समय के ब्राउन सिपाही कहा जा सकता है, जो अपने पश्चिमी संरक्षकों के समक्ष झुकने और उनके पदचिन्हों से प्राप्त मामूली लाभों पर संतोष व्यक्त करते हैं। 2023 में उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू का साक्षात्कार लिया, जिसने पहले भारतीय विमानों को उड़ाने की धमकी दी थी। इस साक्षात्कार के दौरान राजवंशी ने पन्नू को झूठे दावों को खुलकर प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जबकि पन्नू ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा था, 19 नवंबर के बाद एयर इंडिया से यात्रा न करें, आपके जीवन को खतरा हो सकता है। पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए राजवंशी ने नाइजीरियाई माफिया को महिमामंडित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने ड्रग तस्कर बोला अहमद टिनुबू को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान दिया। इस प्रयास पर सोशल मीडिया पर नाइजीरियाई नागरिकों की तीव्र आलोचना के बाद उन्होंने अपनी एक्स पूर्व में ट्विटर प्रोफाइल को बंद कर दिया ताकि आगे के विरोधों से बचा जा सके। समाचार विश्लेषक अभिजीत अयर मित्रा के अनुसार उनके कृत्य भारतीय कानून का उल्लंघन कर सकते हैं और भारत में उनकी वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उनके पश्चिमी संरक्षकों की दृष्टि में भारतीय कानून का उल्लंघन उनके लिए कोई योग्यताहीनता नहीं है, बल्कि राजवंशी जैसी संदिग्ध नैतिकता वाली पत्रकार वही हैं जिन्हें पश्चिमी मीडिया भारत में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त मानता है। पश्चिमी देश पहले अपना घर क्यों नहीं संभालते? अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में लाखों लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन ये देश अपने नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय भारत पर निशाना साधते हैं। 2024 में
ब्रिटेन ने पिछले 30 वर्षों में गरीबी में सबसे तीव्र वृद्धि देखी। यह संख्या अब 1.2 करोड़ तक पहुंच गई है, जो 6 लाख की वृद्धि का संकेत देती है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में गरीबी दर अब 18% हो गई है। एक ब्रिटिश राजनेता ने कहा, यह एक विनाशकारी वृद्धि है और इन आंकड़ों के पीछे बच्चों के भूखे रहने और परिवारों के अपने घर गर्म करने में असमर्थ होने की कहानियां छिपी हुई हैं। कनाडा के ग्लोब एंड मेल अखबार ने सवाल उठाया कि क्या ब्रिटेन की मौजूदा स्थिति पश्चिमी देशों के भविष्य की झलक है। अखबार ने लिखा, अंतरपीढ़ी गरीबी, जो आज अधिकांश देशों में दुर्लभ है, ब्रिटेन की एक विशिष्ट उपसंस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। इसे ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट का भी समर्थन प्राप्त है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गरीब पैदा होता है तो उसके गरीब ही रहने की संभावना अधिक है। चर्च ऑफ इंग्लैंड की एक चैरिटी ने इंग्लैंड को पश्चिमी दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक बताया है। इस चैरिटी के शोध में सबसे अमीर और सबसे गरीब पड़ोसों के बीच चिंताजनक असमानता का खुलासा हुआ है। पश्चिम देशों में बाल भुखमरी की दुखद स्थिति। दोपहर के भोजन के समय मुझे भोजन न होने के कारण शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए मैं बाथरूम में छिप गया। यह न्यूजीलैंड की एक दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, जहां कुल 50 लाख की आबादी में से 40,000 बच्चे भूखे हैं। हजारों बच्चे बिना आवश्यक सामानों के स्कूल लौटते हैं। कई बच्चे भूखे पेट बिना यूनिफॉर्म, जूते और स्टेशनरी के स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं। समाज कल्याण प्रणाली के इस कमजोर ढांचे के बावजूद न्यूजीलैंड भारत में ईसाई मिशनरियों को भेजना जारी रखता है। वहीं जब न्यूजीलैंड में सड़क कलाकारों और भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, तब भी कई कीवी भारत में गरीबी पर चिंता प्रकट करते हैं। न्यूजीलैंड में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 6 वर्षीय भूखे बच्चे और उसके 3 भाई बहनों ने जीवित रहने के लिए तिलचट्टे कॉकरोचेस खाए। बाद में उन्हें सरकारी कर्मचारियों ने बचाया। हैरानी की बात यह है कि एक कीट विशेषज्ञ रूर क्लेनपास्ट ने टिप्पणी की कि बच्चे ने संकट की घड़ी में सही विकल्प चुना और एक ऐसे कीट को चुना जिसमें सबसे अधिक पोषण मूल्य था। उन्होंने कहा, तिलचट्टा खाना बिल्कुल भी घृणित नहीं है। खैर, कुछ लोग इसे घृणित मान सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनकी पीठ पर एक ग्रंथि होती है जो शुद्ध एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल तत्व प्रदान करती है, इसलिए वे उतने गंदे नहीं हैं जितना लोग सोचते हैं। यह स्पष्ट है कि समृद्ध पश्चिमी देश अपने ही जरूरतमंद नागरिकों की परवाह नहीं करते। यदि वे अपने नागरिकों को भूख और कुपोषण से मरने देने के लिए इतनी निर्ममता से तैयार हैं और फिर भी भारतीयों को बचाने की इच्छा रखते हैं, तो इसका एक ही संभावित कारण हो सकता है, उन्होंने वैश्विक प्रभुत्व के अपने सपनों को नहीं छोड़ा है। वे इसे भारत की हिंदू आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके पूरा करना चाहते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि एक बार जब पश्चिम सभी भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लेता है, तो उनके पास 1.4 अरब लोगों पर मानसिक नियंत्रण होगा, जो अन्यथा भविष्य में एक महाशक्ति बन सकते हैं। निष्कर्ष: आधुनिक भारत में आय असमानता की तुलना ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन के समय की असमानता से करना न केवल त्रुटिपूर्ण है, बल्कि भ्रामक भी है। हालांकि भारत को असमानता से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह गरीबी को कम करने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। भारत के गरीब आज निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन के समय की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक गतिशीलता तक पहुंच के संदर्भ में उन्हें अभी भी संघर्ष करना पड़ता हो। भारत की आर्थिक प्रगति को बिलियनेयर राज्य के रूप में प्रस्तुत करना, जो असमानता को बढ़ाता है, संदर्भहीन है और इसे चुनौती देने की आवश्यकता है।
भारत के अरबपति ब्रिटिश उपनिवेशीय शोषकों जैसे नहीं हैं। वे एक ऐसी गतिशील और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, जहां संपत्ति का निर्माण करोड़ों लोगों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रचारित कथाओं को स्वीकार करने से पहले यह आवश्यक है कि सुर्खियों से परे जाकर इस सवाल का उत्तर खोजा जाए, क्या आज का भारत ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन के समय की तुलना में बेहतर स्थिति में है या बदतर? इसका उत्तर स्पष्ट है। भारत के गरीब अब उपनिवेशवाद की भयावहता और शोषण का शिकार नहीं हैं। देश एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील भविष्य की ओर निरंतर अग्रसर है। यह याद रखना अनिवार्य है कि संदर्भ का सही मूल्यांकन आवश्यक होता है।